गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आपका सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस जो एक सब्जेक्ट है वो मैं आपका लूँगा 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले हम देखते हैं कि हमको सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस क्यों पढ़ना है। आपने 11th स्टैंडर्ड में भी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस पढ़ा रहेगा, पर इसका अपने लाइफ में क्यों यूज़ होता है, आगे जाके आपको ये कहाँ कहाँ पे बेनिफिट देगा, क्या क्या करेगा, ये सब अपन पहले जानते हैं। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस जानने से पहले अपन ये चीज़ आज अपन सिर्फ वाई सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस अपन सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें हैं जो आती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में हम लोग उसको यूज़फुल वे में यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले आपने जब ओसी पढ़ा था तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी पढ़े थे, ठीक है। तो एंटिटी में कौन था? एक प्रोप्राइटरी कंसर्न था, एक पार्टनरशिप फर्म था, ठीक है। इसके बाद में एक ए ओ पी बी ओ आई, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद आता है एक ट्रस्ट, उसके बाद में आता है कंपनी, ठीक है। तो याद रखना, तुम्हारा जो पूरा का पूरा एसपी है, चाहे वो 11th का पकड़ो कि 12th का पकड़ो, ये तुम्हारा पूरा रोटेट होता है कंपनी से रिलेटेड, बाकी और किससे भी नहीं है। उसको ये प्रोप्राइटरी कंसर्न से कोई लेना देना नहीं है, पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, एओपी बीओआई से कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अपन जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हम सिर्फ कंपनी से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब कंपनी क्या है? गलती से तुमने कभी 11th में पढ़ा रहेगा, एंड कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग एन परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। याद आया कुछ गलती से? नहीं, ठीक है। तो अपन उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। अभी कंपनी क्या है? एक कंपनी है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। सेकेंड चीज, क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग एन परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, एंड कॉमन सील। अभी अपन इसको एक एक करके पढ़ेगा, अपन को कोई घाई नहीं है, आराम से, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? याद रखना, जैसे आज मैं एक लिविंग बीन हूँ, वैसे का वैसा कंपनी एक नॉन लिविंग बीन है। नॉन लिविंग बीन है मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे मैं कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ाने आता हूँ, फिर मैं अपने कुछ मेरे जो रूटीन वर्क से ऑफिस के मैं वो करता हूँ, फिर मैं शाम को वापस से घर पे जाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। तो वैसे ही कंपनी भी सेम वे में वर्क करता है। अभी कंपनी कैसे वर्क करता है, ठीक है। कंपनी सुबह जगता है, दैट मीन्स ऑफिस आवर्स उसके ओपन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑफिस के कुछ रूटीन काम रहता है, जैसे रूटीन काम जैसे सेल्स हो गया है, परचेस हो गया है, वो अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, ये सब चीज़ें उसका रूटीन वर्क हो गया, ठीक है। अब जैसे एक इंसान खाना खाता है जगने के लिए, तो वैसे ये कंपनी को प्रॉफिट्स चाहिए। क्यों? ताकि वो अपना सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करते रहे। तुमको ये चीज़ समझा? तो जैसे इंसान खाना खाता है, वैसे कंपनी के लिए क्या ज़रूरी है? प्रॉफिट। जैसे इंसान बीमार गिरता है तो बीमार गिरने के बाद वो क्या लेता है? दवाई लेता है। तो वैसे कंपनी भी बीमार गिरती है, हाँ कंपनी बीमार गिरती है। अब बीमार कैसे गिरती है? पहला चीज़, कंपनी लॉस कर रही है, तो कंपनी बीमार हो गई ना। जब मैं बोल रहा हूँ कंपनी लॉस करिए, तो कंपनी बीमार है क्योंकि उसको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन नहीं होगा। कंपनी बीमार और किस किस वे में हो सकती है? उसके जो सेल्स थे वो डाउन हो रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू इनकम। तो जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ, तो जैसे एक लिविंग पर्सन काम करता है, वैसा का वैसा एक कंपनी भी काम करती है। क्या कंपनी किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? हाँ। जैसे मैं किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूँ, कंपनी भी किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकता है? हाँ। जैसे कोई मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, वैसे का वैसा कंपनी के अगेंस्ट भी कोई केस फाइल कर सकता है। तो जैसे एक लिविंग बीन है, वैसा का वैसा कंपनी भी एक पर्सन ही है, पर वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ मतलब इसको कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? इसको एक्ट एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013। अभी कंपनीज एक्ट 2013 क्रिएटेड बाय लॉ मतलब अगर मेरे को कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना है, तो आई हैव टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स, आई हैव टू कंप्लीट सर्टन कंप्लायंसेस जो हमें कंपनीज एक्ट 2013 में देके रखे हुए हैं। वंस दी ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड once all the conditions are fulfilled once all the conditions are fulfilled
विच इज़ बी गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013। मेरी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अभी कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, प्रोसीजर कैसे आता है, उसके लिए मैं एक अलग से आपको एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा कि जब कंपनी मेरे को फॉर्मेशन करनी पड़ती है, जब मेरे को कंपनी फॉर्मेशन करनी पड़ती है तो कौन कौन से प्रोसीजर्स मेरे को फॉलो करने पड़ते हैं और वो कैसे होता है। अगर इसके लिए आपको देखना है तो यू कैन रेफर MCA 21 की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको प्रोसीजर्स पता चल जाएगी। आप सिर्फ देखने के लिए देखना, उसके लिए मैं आपको एक अलग से पूरा एक वीडियो ले लूँगा कि कंपनी को अपन इनकॉर्पोरेट कैसे करता है। ठीक है, अभी परपेचुअल सक्सेशन, अभी परपेचुअल का सक्सेशन मतलब क्या है, ठीक है, अब मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। ये प्रोप्राइटरी कंसर्न था, याद है। इन केस अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, इन केस अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो क्या उसकी जो बिजनेस एंटिटी है क्या वो एग्जिस्टेंस में रहती है? नहीं, वो बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं रहती है। वैसे ही अगर मान लो पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम कितने पार्टनर जरूरी है? कितने? 2। अगर मान लो कि मेरे पार्टनरशिप फॉर्म में अगर 2 पार्टनर्स है और 2 में से एक की अगर डेथ हो जाती है, एक की अगर डेथ हो जाती है तो क्या मेरा पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में रहेगा? नहीं, मेरा पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। ट्रस्ट की बात अलग है, एओपी की बात अलग है, अपन उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मैं कंपनी की बात करता हूँ। तो कंपनी में कितने जन रहते हैं? 2 जन रहते हैं। कितने? एक रहते हैं शेयर होल्डर्स, कौन? शेयर होल्डर्स, और दूसरे रहते हैं डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स कौन रहते हैं? ये डायरेक्टर्स वो लोग रहते हैं जो कंपनी के डे टू डे बिजनेस को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट जिसको अपन बोलते हैं। और ये शेयर होल्डर्स कौन है? ये तो शेयर होल्डर्स कौन है? ओनर हो जाते हैं। कौन बनते हैं ये? ओनर ऑफ द कंपनी। और ये क्या करते हैं? ये मैनेज करते हैं। ठीक है, अब इसका परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? ये जो परपेचुअल सक्सेशन है ना, मैं ये जो बोल रहा हूँ ये परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि मेरे कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स है। कितने हैं? 100 शेयर होल्डर्स। कितने? 100 शेयर होल्डर्स। मान लो 100 में से अगर 50 जन की डेथ हो जाती है, 50 जन की डेथ हो जाती है, तो क्या मेरे कंपनी पे कभी कुछ इफेक्ट गिरेगा? नहीं, मेरे कंपनी पे इफेक्ट नहीं गिरेगा, मेरी कंपनी एग्जिस्टेंस में ही रहेगी। ठीक है, मान लो 100 के 100 शेयर होल्डर मर जाते हैं, 100 के 100 शेयर होल्डर्स मर जाते हैं, तो भी क्या मेरे कंपनी पे कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, मेरी कंपनी पे कभी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। और क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी में शेयर होल्डर्स आएंगे, कंपनी से शेयर होल्डर्स जाएंगे, पर क्या कंपनी के लाइफ पे कोई इफेक्ट गिरेगा? कभी नहीं गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल टाटा, टाटा पिछले कितने साल से एग्जिस्टेंस में अपने इंडिया में? नहीं पता है? जाके चेक कर लो कि टाटा कब से एग्जिस्टेंस में, आपको पता चल जाएगा। क्या टाटा कि अगर शेयर होल्डर्स का किसी का डेथ हो जाता तो कोई फ़र्क गिरेगा? नहीं गिरेगा फ़र्क, क्योंकि कंपनी अपना जो रूटीन वर्क है वो फॉलो करेगी, कंपनी का जो कार्य जो चलता है वो चलते रहेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। तो शेयर होल्डर से कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। बचे डायरेक्टर्स, क्या डायरेक्टर्स मर जाएंगे तो कुछ इफेक्ट गिरेगा? कुछ नहीं गिरता है, क्योंकि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करता है। तो क्या डायरेक्टर्स के मर जाने के बाद भी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी? यस, कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टर्स मर जाते हैं तो शेयर होल्डर्स नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देंगे। अब तुम बोलोगे सर अगर शेयर होल्डर्स मर गए तो ठीक है ना, अगर शेयर होल्डर्स मर गए तो लीगल सक्सेशन जो बनेगा, जो लीगल हायर रहेगा, जिसके पास शेयर होल्डिंग शिफ्ट होगी, वो अपॉइंट करेगा डायरेक्टर्स को, वो शेयर होल्डिंग बन जाएगा। अगर उसने बेच दिया तो जिसने खरीदा वो शेयर होल्डर बन जाएगा। तो तुम समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है? कि कंपनी में शेयर होल्डर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स जाएंगे, पर क्या कंपनी के लाइफ पे कभी इफेक्ट गिरेगा? कभी नहीं गिरेगा, अनटिल एंड अनलेस कंपनी लिक्विडेशन में नहीं चली जाती है, फिर वाइंडिंग अप में चली नहीं जाती है। समझा ये चीज़? अभी कॉमन सील, कॉमन सील, अभी कॉमन सील क्यों चाहिए? ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि मैंने इसको बोला ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो वो सब कौन करता है? डायरेक्टर्स करता है। कौन करता है? डायरेक्टर्स। किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे करते हैं? कंपनी के बिहाफ पे। तो फिर अब ये कॉमन सील क्या हो गया? कभी भी याद रखना कॉमन सील। अब मैं तुम लोग को याद दिलाता हूँ, तुम जब बचपन में थे तो तुम लोग एक कॉइन को लेके तुम पेज पे ना पेंसिल से रब करते थे। ठीक है, रब करने के बाद वो इंप्रेशन दिखता था तुमको, और जब तुम लोग उसके ऊपर हाथ घुमाते थे तो इंप्रेशन तुमको फील होता था, याद है? तो वैसा का वैसा कॉमन सील रहता है। कॉमन सील कैसा है ना कि जब शेयर सर्टिफिकेट बनता है, जब मेरा फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट बनता है तो मेरा कॉमन सील पंच होता है, जिसको मैं फील भी कर सकता हूँ और मैं उसको देख भी सकता हूँ। देखना बहुत रेयर केसेस में रहता है, पर तुम उसको अगर टच करोगे ना तो उसका इंप्रेशन तुमको फील होगा, कि कंपनी का पूरा नाम दिखेगा तुमको और उसको फील किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगर पॉसिबिलिटीज रहेगी तो मैं आपको एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भी ला के बता दूंगा, और मैं तुमको बताऊंगा कि कॉमन सील का जो फील होता है वो कैसा होता है, वो तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको समझ गया कि यहाँ पे ये मेरा पूरा एसपी का एसपी किस पे रोटेट होता है? कंपनी पे रोटेट होता है।
तो पहला चीज़ तो तुमको समझ गया कि मतलब तुम लोग एसपी पढ़ोगे तो तुमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, पूरा का पूरा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या क्या है, अब तुम लोग बोलोगे सर सिर्फ 12th के लिए यूज़ होएगा कि हमें आगे जाके भी हमेशा आते रहेगा, कभी भी याद रखना 12th तुम्हारा बेस बनाएगा, 12th तुम्हारा बेस बनाता है। अगर तुम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर समझोगे तो याद रखना कि ये तुम्हारे 14th में जब तुम लोग आओगे, 14th स्टैंडर्ड में जब तुम लोग आओगे तो कंपनी लॉ करके तुम लोग को एक चैप्टर आता है, एक पूरा का पूरा ये रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, उसमें तुमको ये बहुत हेल्प आउट करेगा। क्यों? क्योंकि तब तक तुमको पता चल गया रहेगा कि कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है, डिबेंचर्स का मतलब क्या है, डिबेंचर होल्डर्स किसको बोलते हैं, डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स और डिपॉजिट होल्डर्स को हम इंटरेस्ट देते हैं। तो ये जितनी भी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें हैं ना, ये सबसे तुम्हारा यहाँ पे बेस बन जाएगा। और एक बार तुम्हारा बेस बन गया ना, तो वो बेस को तुम लोग अभी कैरी फॉरवर्ड तुम लोग को करना है आगे जाके। सीधी सी बात है ना, आज तुमको अगर ए बी और सी पता है तो कल जाके तुम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट बोल पाओगे ना। जब तुमको पता ही नहीं है कि ए बी और सी क्या है तो कोई मतलब नहीं है। हमको जंप नहीं करना है सीधा कि ए फॉर एप्पल बोलना, हमको पहले सिर्फ सीखना है कि पहले वो ए है, ए के बाद हम एप्पल पे जंप करेंगे। तो वैसे ही ये जो एसपी तुम्हारा जो 11th और 12th का ना, ये बेस क्रिएट करता है। और ये बेस इतना अगर तुम्हारा स्ट्रांग हो गया ना तो 14th में तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा कंपनीज पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि तब तक तुम लोग को शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिपॉजिट्स क्या होते हैं, तुमको इसके बारे में पता रहेगा। कंपनी किसको बोलते हैं ये तुमको पता रहेगा। समझा ये चीज़? अब याद रखना तुम्हारा चैप्टर्स कहाँ कहाँ पे घूमता है। तुम्हारे जो चैप्टर्स है ना, तुम्हारे चैप्टर्स है ना, पूरे के पूरे इस पे ही घूमेंगे। तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स है ना, जितने भी चैप्टर्स है पूरे एसपी में, याद रखना शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स और कंपनी। मतलब सीधी सी बात है ना, कंपनी है तब जाके शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट सारे हैं। तो ये इसका पूरा ओवरव्यू है कि तुम्हारा चैप्टर्स इस पे ही घूमते रहेगा। सबसे पहले अभी तुम देखोगे ना तो तुम्हारी कंपनीज में तुम्हारा जो पहला चैप्टर है, तुम्हारा पहला चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसके बाद में सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। याद रखना ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये दोनों चैप्टर्स से तुम लोग को क्या निकलेगा? शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है और डिपॉजिट्स क्या है। समझा ये चीज़? तुम लोग जब इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलोगे तो पहले तुमको बताएगा कि हम कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। अब तुमको पता चल गया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के सोर्सेज क्या है। मतलब मेरे को जब फाइनेंस लेना है, कंपनी को अगर फाइनेंस लेना है तो कंपनी के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कंपनी के पास शेयर्स है, डिबेंचर्स है और डिपॉजिट्स है, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा भी लोन्स अवेलेबल है, पर लोन्स को अपन बाद में टच करेंगे, लोन्स का इतना कुछ मायने नहीं है, ठीक है। लोन्स आता है मतलब वर्किंग कैपिटल में आप देखोगे शॉर्ट टर्म लोन रहेगा, लॉन्ग टर्म लोन रहेगा, पर वो लोन एज कंपेयर टू जितना हम शेयर्स, डिबेंचर और डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, उतना तुम 12th में लोन्स के बारे में इतना नहीं पढ़ोगे तुम, ठीक है। फिर बाद में आता है, देखो एक बार पता चल गया कि भाई मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंस में किसको बोलता हूँ, ठीक है, तुमको पता चल गया मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस किसको बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद में तुमको पता चल गया कि मेरे सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है और डिपॉजिट्स है। इसके बाद में तुम्हारा तीसरा चैप्टर आता है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स किससे रिलेटेड है? वापस से शेयर्स। याद रखना कितने टाइप्स के शेयर्स रहते हैं? हमेशा दो टाइप के शेयर्स रहते हैं। कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इसके सब टाइप्स है। मतलब इक्विटी पे नहीं जाऊंगा तो इक्विटी के सब टाइप्स आपको मिल जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के भी आपको सब टाइप्स मिल जाएगी। पर क्या कोई मेरा तीसरा ऑप्शन का भी अवेलेबल रहेगा? तीसरा ऑप्शन का भी आप ले रहेगा। शेयर्स कितने टाइप के? दो टाइप के, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स याद रखना कंपनी कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो कि पब्लिक लिमिटेड हो। प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। पब्लिक हो कि प्राइवेट हो, इक्विटी शेयर्स तो रहेगी ही रहेगी। याद रखना अगर इक्विटी शेयर्स नहीं है तो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, इतना आप समझ के चलो। इक्विटी शेयर्स रहेगी ही रहेगी। प्रेफरेंस शेयर्स डिपेंड अपॉन दी कंपनी। अगर कंपनी चाहती है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, नहीं चाहती है तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करेगी। तो शेयर्स कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब चौथा चौथा चैप्टर क्या है तुम्हारा? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, देखा ये यहां से कनेक्टेड हो गया।
दो चैप्टर पहले जो आपको बताएंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। एक बार आपको सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बता दिया, फिर ये आपको वो एक एक जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो सोर्सेज है ना उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेगा कि अगर मेरे को शेयर्स के थ्रू अगर मेरे को फाइनेंस रेज करना है तो उसके प्रोसीजर्स क्या है, अगर मेरे को डिबेंचर्स के थ्रू अगर मेरे को फाइनेंस रेज करना है तो उसके प्रोसीजर्स क्या है। फिर चौथा चौथा तुम्हारा आता है डिपॉजिट्स। यहां से कनेक्टेड हो गया, समझ गया तुम लोग को। मतलब पहले दो चैप्टर फिर तीन ब्रेक, उसके बाद में जो तुम्हारा इसके बाद में जो चैप्टर्स आता है ना वो क्या पता है, तुम्हारे इससे ही रिलेटेड है, तुम्हारे इससे ही रिलेटेड है। तो जो तीनों चैप्टर्स है ना उसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या है, तुमने पहले क्या किया, शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर्स भी इशू कर दिए, डिपॉजिट्स भी ले लिए, ठीक है, डिपॉजिट्स पब्लिक से ले लिया। अभी पब्लिक से डिपॉजिट लेने के बाद इनके साथ मेरे को करस्पॉन्डेंस देना है। करस्पॉन्डेंस क्या है, मेरे को मतलब लेटर्स लिखने हैं, लेटर्स लिखने हैं। लेटर्स बहुत टाइप के हैं, लेटर्स में अपन डिटेल्स में जाएंगे, पर एक बार तुम समझ जाओ कि इशू ऑफ शेयर्स हो गया तो सीधी सी बात है ना, मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ मेरे को करस्पॉन्डेंस तो करना पड़ेगा ना। अभी करस्पॉन्डेंस कौन कौन से वे में करेंगे वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले ये तुम समझ लो। करस्पॉन्डेंस मतलब वापस से ये तीनों जो तुम्हारा चैप्टर था, ये तीनों चैप्टर पे क्या लिखेंगे, फिर अपन करस्पॉन्डेंस करेंगे। किसके साथ करेंगे, शेयर होल्डर्स के साथ करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स के साथ करेंगे, और डिपॉजिट्स जितने हमको दिए उनके साथ करेंगे। ये चीज़ समझ गया तुम लोग को। उसके आगे उसके बाद में जो चैप्टर है वो कौन सा आपका, डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम ये तुम्हारा किससे रिलेटेड है पता है, ये तुम्हारा वापस शेयर से रिलेटेड है। ये तुम्हारा वापस से किससे रिलेटेड है, शेयर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा आता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वापस से किससे रिलेटेड है, याद रखना, ये इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड है, ये डिबेंचर होल्डर से भी रिलेटेड है, और ये डिपॉजिट होल्डर से भी रिलेटेड है। डिविडेंड किसको देता है, इंटरेस्ट किसको देता है, ये मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले अपन सिर्फ चैप्टर्स देख लेते हैं। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद में आता है फाइनेंशियल मार्केट, और उसके बाद में आता है आपका स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की। फाइनेंशियल मार्केट्स याद रखना, फाइनेंशियल मार्केट्स तुम लोग को 14th में आएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स के बहुत सारे टाइप्स है, दो तीन टाइप्स है, उसमें से एक है मनी मार्केट। मनी मार्केट हमेशा आते रहता है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स एज सच इस कंपनी से ही रिलेटेड है, मतलब कंपनी मतलब उसमें दिखाएगी कि ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है फाइनेंशियल्स मार्केट में जिसकी वजह से एक कॉर्पोरेट अपने लोन रेस कर सकती है। एक कॉर्पोरेट अपने क्या है, लोन रेस कर सकती है। उसमें से एक मनी मार्केट रहता है, ये सिर्फ जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं अपन फाइनेंशियल मार्केट्स को जब स्टडी करेंगे तो उसको पूरा डिटेल में अपन स्टडी करें, ठीक है। और स्टॉक मार्केट आजकल सब लोग सुन रहे रहेगा, स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट सब लोग ने तो सुना ही रहेगा। तो स्टॉक मार्केट के बारे में ना अपन को एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे मिलेगा, और अगर अगर मेरे को अगर टाइम परमिट करता है, और अगर यहाँ पे मेरे को अगर कनेक्टिविटी अगर मेरे को पूरी मिल जाएगी, तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ठीक है, तो अभी अपन एक समअप करते हैं कि अपन यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपन पहला वाला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, किसका, कॉर्पोरेट फाइनेंस का, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मैं क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैं क्या पढ़ूंगा, सोर्सेस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैं क्या पढ़ूंगा, सोर्सेस। सोर्सेस दो टाइप के रहते हैं, एक ओन्ड कैपिटल रहता है, एक ओड कैपिटल रहता है। ओन्ड कैपिटल में हमेशा याद रखना शेयर्स आते हैं, और ओड कैपिटल में हमेशा याद रखना ओड कैपिटल, एक ओन्ड कैपिटल रहता है जो मेरा खुद का कैपिटल है ओन्ड, और एक ओड कैपिटल रहता है। ओड कैपिटल में क्या आ जाता है, आपके डिवेंचर होल्डर्स आ जाते हैं, डिपॉजिट्स आ जाते हैं, वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या किया, पहले मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के बाद में सेकंड चैप्टर मेरा किस पे आ जाएगा, सोर्सेज। कितने टाइप के सोर्सेज है, सोर्सेज में कितने हैं, इक्विटी शेयर्स नहीं बोल सकता मैं, सिर्फ शेयर्स बोलूँगा। पहले मैंने क्या बोल दिया, शेयर्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है मेरे पास, डिबेंचर्स, और उसके बाद में क्या है, डिपॉजिट्स। तीसरा चौथा और पांचवा चैप्टर आपको क्या बताएगा, तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर आपको बताएगा कि ये अगर मेरे को इशू करना है तो इसके प्रोसीजर्स क्या है, कंप्लायंसेस क्या है, कंप्लायंस एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके बाद
इनके साथ मेरे को क्या करना है, करस्पॉन्डेंस करना है, इनके साथ मेरे को क्या करना है, करस्पॉन्डेंस करना है। जितने भी हैं मतलब शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और जिन्होंने मेरे को डिपॉजिट्स दिए हुए हैं, इनके साथ मैं क्या करूँगा, करस्पॉन्डेंस करूँगा। करस्पॉन्डेंस मतलब मैं इनको लेटर लिखूँगा। ये चीज़ समझिए। इसके बाद में तुम्हारा आता है चैप्टर, इसके बाद में तुम्हारा ये चैप्टर है वो क्या आता है तुम्हारा, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी सिस्टम। ये क्या है, डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम तुम डिटेल में पढ़ोगे, अभी तुम लोग को इतना ध्यान देंगे। उसके बाद में, उसके बाद का जो चैप्टर है ना, जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, वो किससे रिलेटेड है, याद रखना। वो जो ये तुमने ये जो पढ़ा था ना, ये 1, ये 2, ये 3, इससे ही रिलेटेड है, कनेक्टिंग चैप्टर्स है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा आता है फाइनेंशियल मार्केट, तुम्हारा कौन सा है, फाइनेंशियल मार्केट, और उसके बाद में तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज। समझा ये चीज़, इतना है। अभी ये पढ़ के तुमको क्या क्या फायदा देगा। पहला चीज़ मैंने तो बोल दिया, तुम्हारा बेस तो क्रिएट हो गई। अगर तुम आगे जाके कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, CA, CS, ICWA, तो तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तुमको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अब तुमको उसको क्या करना, बेस को स्ट्रांग करना है। सिर्फ बेस क्लियर है, पता है कंपनी क्या होती है, वरना तुम लोग 14th में जाओगे या फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स में जाओगे, तुम लोग को पता ही नहीं है कि कंपनी क्या होती है, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तुमको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कंपनी क्या है, शेयर्स किसको बोलते हैं, डिबेंचर्स क्या होता है, डिपॉजिट्स क्या होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। SP आपको एक 12th के हिसाब से तो पढ़ना ही है, क्योंकि सीधी सी बात है, तुमने SP लिया है, तुमको क्लियर होने के लिए SP तो पढ़ना ही है। पर याद रखना, अगर तुम लोग ने थोड़ा सा और ध्यान देके अगर इसको पढ़ा है, तो याद रखना तुम्हारे जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स है उसके लिए तुम्हारा ये बेस क्रिएट कर देगा। और एक बार तुम्हारा बेस क्रिएट हो गया ना, तो तुम्हें आगे जाके कभी दिक्कत नहीं आएगी कि शेयर्स किसको बोलते हैं, डिबेंचर्स किसको बोलते हैं, ये सब तुम लोग को पता है ऑलरेडी, तुमको पता है। समझा ये चीज़। अब नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। अब तुमको यहाँ पे ओवरव्यू मिल गया है कि तुम SP में क्या क्या पढ़ने वाले हो। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस याद रखना, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस मेनली देखेंगे ना तो CS स्टूडेंट्स को बहुत काम आता है। CS कंपनी सेक्रेटरी, इनको इसके लिए काम आता है क्योंकि यहाँ पे ही आपको करस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं, करस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स के साथ हो, डिबेंचर होल्डर्स के साथ हो, कि डिपॉजिट्स जिसने दिए उनके साथ हो, तो तुमको पता चल जाता है कि मेरे को करस्पॉन्डेंस क्या क्या करना है। सेकेंड चीज़, तुमको ये चीज़ पता चल जाती है कि कौन कौन से कंप्लाइंसेस करने हैं। कंप्लाइंस विद रिगार्ड टू कंपनीज एक्ट 2013, जब मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ तब, जब मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ तब, जब मैं पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रहा हूँ तब, जब मैं डिविडेंड पे करता हूँ, जब मैं डिविडेंड पे करता हूँ, किसको पे करता हूँ, शेयर होल्डर्स को। जब मैं डिविडेंड पे करता हूँ तो उस टाइम पे मेरे को कौन कौन से रूल्स फॉलो करना है, कौन कौन से कंप्लायंसेस फॉलो करना है, तब जाके मैं उनको डिविडेंड दे पाऊँगा। सेकेंड, जब मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को और डिपॉजिट्स को, डिपॉजिट होल्डर्स को, जब मैं ये इंटरेस्ट पे करता हूँ तो मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इनको पेमेंट कैसे देना है, कब कब देना है। डिबेंचर होल्डर्स के टाइप्स कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स का जो दो भाग मैंने बोला था, जो एक इक्विटी शेयर्स बनता है और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के टाइप्स कितने हैं, वो टाइप्स का क्या मतलब है, ये तुमको पता चलेगा, तो तुमको बहुत हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो वाले लेक्चर रहेंगे अपन उसमें अपन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। होप कि तुमको पता चल गया कि तुम SP क्यों पढ़ने वाले हो। अगर तुमको ये एक बार पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमको कुछ भी डाउट है तो तुम मेरे को डाउट क्लियरली पूछ सकते हो कि ये कैसा था, वो कैसा था। पर याद रखना, ये मैंने जो भी चीज़ लिखी है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलो, डिबेंचर्स बोलो, ये सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब चैप्टर्स आएंगे तभी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ताकि तुम लोग को पता चले कि तुम SP क्यों पढ़ रहे हो, वरना तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम लोग SP क्यों पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं। अपन को रटोफाई नहीं करना है, अपन को समझना है कि हर एक चीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, चलो तो फिर आई एंड अप विद दिस लेक्चर।